ब्रेक के बाद बड़ी बहस में हमारा स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रंजीता मेहता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र चौहान साहब, और दिल्ली से अरविंद भारद्वाज आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पदम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आज प्रतिनिधिमंडल गया था मुलाकात करने के लिए सेक्रेटरीट में। वो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं थे। वो बार बार जोर दे के कह रहे हैं, इसके पीछे वजह भी है। वजह है वो जो चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसमें विद साहब ने साफ तौर पर लिखा है कि ये जो लोग आज यहां पर एसीएस से बातचीत करने आए थे, बिना छुट्टी लिए बातचीत करने आए थे, नेतागिरी यहां पर कर रहे थे, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और ये किससे छुट्टी लेकर आए थे, ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं। और ये सवाल भी वाजिब है कि अगर आप प्रदेश में जनता को रोते बिलखते हुए छोड़कर, जनता को अपने हाल पर छोड़कर आप वहां पर सेक्रेटरीट में बैठे, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू आज के इस डिबेट का, पहले हमने सवाल लैब टेक्नीशियंस पर उठाए बड़ी बहस के पहले हिस्से में कि साहब उनको भी सोचना चाहिए कि अपनी मांगे मनवाएं, उनके अधिकार हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं। लेकिन 10 दिन रुक जाते, 15 दिन रुक जाते, ये संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। पदम सिंह जी, जिम्मेदारी तो आप मानते हैं आपकी है या नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी है जी। हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं। तो हड़ताल जारी रखेंगे अभी भी आप? नहीं, हमारी हड़ताल खत्म हो चुकी है। ये हड़ताल जो खत्म हुई है बातचीत के बाद या विज साहब ने जो चिट्ठियां लिखी उसके बाद? नहीं, हमारी हड़ताल बातचीत के बाद खत्म हुई है। एसीएस से जो बातचीत हुई? जी नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पीजीआईएमएस रोहतक से बोल रहा हूँ, और यहाँ हमारी बात हमारे वाइस चांसलर से हुई है। जी चलिए, ठीक है। चलिए, आपका कहना है कि नहीं साहब आप अब हड़ताल पर नहीं है, ये एक पहलू। अब इस चर्चा के दूसरे दौर में यशवीर जी, एक और बड़ी खास बात आज देखने को मिली। जो एसीएस जो कि नए नए आए, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है, अब या ये कहें कि उन्हें अनिल विज साहब के काम करने का तरीका या पता नहीं है, या वो भूल गए कि वो विज साहब के मंत्रालय में अब एसीएस है। वो मीटिंग करते हैं इन तमाम हड़ताली कर्मचारियों से। हालांकि मीटिंग करने के बाद जो चिट्ठी रिलीज हुई है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि साहब आपकी ये मांग मान ली, वो मांग मान ली। बड़ी एक जनरलाइज सी चिट्ठी जो ब्यूरोक्रेसी अक्सर किसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद जारी करती है कि जो भी आपकी वाजिब मांगे होंगी वो मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बैठक जब होती है शाम तक, दोपहर को एक ऑर्डर रिलीज हो जाते हैं जिस ऑर्डर में इस हड़ताल को इलीगल करार दे दिया जाता है, और कुछ देर बाद एसीएस साहब मीटिंग करते हैं इस प्रतिनिधिमंडल से, और फिर उसके बाद विज साहब कार्रवाई करते हैं। विज साहब सवाल पूछते हैं, और मैं कहूंगा वाजिब सवाल पूछा उन्होंने कि साहब आपके कोई छुट्टी लेकर आए थे, ये प्रतिनिधिमंडल जो मिलने आया था इतने लोगों का। तो सवाल ये उठ रहा है कि एसीएस ने जो बैठक कर ली वो बिना मंत्री से सलाह किए कर ली, या एसीएस ये भूल गए कि ये स्वास्थ्य महकमा है जिसके मंत्री विज साहब हैं? रोहित, ऐसा है कि किसी भी मामले को सुलझाने का जो सर्वोत्तम जरिया है वो बातचीत है। हमने देखा कि 2 बड़े विश्व युद्ध हुए, लेकिन जब उनका समापन हुआ वो बातचीत की टेबल पे ही हुआ। जी। लाखों लोगों की जान गई, लेकिन युद्ध से वो समस्याओं का समाधान नहीं होता, वो तो बातचीत से ही होता है। एक बात जी। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जो राजीव गुप्ता जी हैं वो काफी काबिल ऑफिसर्स में से एक हैं, और अगर उन्होंने समस्याओं के समाधान को के हल करने की दिशा में अगर बात कर ली है तो कोई गुनाह नहीं किया। जी। तीसरी बात, अगर उसमें कहीं कोई मंत्री जी के साथ संवादहीनता रही है, उनको विश्वास में लेने की बात है, या उनसे प्रॉपर सलाह मशवरा किया जाना था, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पे चूक जरूर हुई है। अगर स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुझे लगता है कि अगर भरोसे में लेके कोई बात की जाती तो शायद ये नौबत ना आती। बिल्कुल। मेरा रोहित ये सवाल है इसमें कि ये जो सारी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जो कि गंभीर होती जा रही हैं जी, उसका निराकरण करने की आखिर जिम्मेवारी किसकी, उसकी जवाबदेही किसकी है? वो लोग, वो गरीब लोग जिनको एमबीबीएस, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का अंतर नहीं पता, और वो अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनकी इलाज करने वाला नहीं है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? क्या ये जिम्मेवारी उन लोगों की नहीं है
जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए गेस्ट टीचर्स को कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो एक कलम से तुमको पक्का कर देंगे, और जब वो सत्ता में आए क्या उन्होंने एक कलम से पक्का किया? कहा गया उनका वादा। तो मेरा यह मानना है जब ये सारा परिदृश्य सरकार की आंखों के सामने था तो क्या प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए था? ऐसी क्या बात है कि वो जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो सरकार के लोगों की, सरकार के मंत्री की तो बात नहीं मान रहे, और अगर कोई बहका रहा है तो उनको बहकावे में आ जाते हैं। फिर सरकार किस चीज की हुई? कोई भी उनको बहका लेगा और वो कोई कुछ भी करेगा। तो इन सारी मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है चिंतन करने की जरूरत है। और आप ये देखेंगे, चौहान साहब जवाब दीजिए, यशवीर जी ने जो बात कही, सवाल इन्होंने भी बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। जी 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 चौहान साहब, बड़ा बुनियादी सवाल कि जिम्मेदारी तो बनती है। मैं तो निसंदेह सरकार का दायित्व है और सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में लगी हुई है। जो आपने और यशवीर जी ने 2-3 प्रश्न उठाए उनके बारे में मुझे ये कहना है कि अगर मंत्री महोदय के सख्त स्टैंड लेने के बाद एसीएस महोदय ने कर्मचारियों के किसी प्रतिनिधिमंडल से बात की तो न तो वो सरकार की नीति के खिलाफ की, न वो मंत्री महोदय के आदेश के खिलाफ की। स्वयं मंत्री महोदय ने यह कहा कि बातचीत अगर कर ली तो कोई अपराध नहीं हुआ। आपने विज साहब को भी सुना होगा, उसके बाद भी जब उनसे प्रश्न किया गया उन्होंने बहुत साफ कहा कि उन्होंने कहा बातचीत की तो उसमें कोई अपराध नहीं हुआ। और जो बात एसीएस महोदय ने कही किसी पत्र में या उन संवाद में जो बातचीत जो उनको कहा गया हड़ताली कर्मचारियों को, वह बात पहले भी कही जा रही थी। आज भी दिन में विज साहब ने यही कहा था कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको मानने में सरकार को कतई कहीं संकोच नहीं है। परंतु आज मौका यह है कि प्रदेश में चिकनगुनिया, डेंगू का संकट है, डॉक्टरों की छुट्टियां तक कैंसिल कर रखी हैं, और ऐसे मौके पर अगर सरकार से वेतन पाने वाला कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके हड़ताल को गैरकानूनी बताए जाने के बावजूद वो हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। और जब इस तरह की कोई सख्ती होती है और प्रतिपक्ष उस पर सियासत करता है तो मुझे हैरत होती है और मेरे मन में यह प्रश्न आता है और यह प्रश्न उठाने का मेरा अधिकार बनता है कि वो हरियाणा की जनता के साथ हैं या केवल राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह के राजनीति करने वाले लोग कर्मचारियों के कुछ गुटों को भी गुमराह करते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को गुमराह करने की उनकी ताकत है, लेकिन सरकार का दायित्व है सख्ती से। अरविंद भारद्वाज से एक सवाल है। अरविंद, आप क्या कहना चाहेंगे? यशवीर जी ने जो बड़ा मौलिक सवाल उठाया, चौहान साहब ने उसका जवाब दिया। इनका कहना है जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन इनका कहना है कि कर्मचारियों की टाइमिंग और तमाम तरह की बातें इन्होंने गिनाई। क्या कहना है आपका? रोहित जी, वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों को बात कर लेनी चाहिए थी और मंत्री जी ने कहा है कि बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो लोग छुट्टी लेकर कैसे आते? वो लोग तो हड़ताल पे थे। हड़ताली जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी मांगने अफसर के पास थोड़ी जाएंगे, वो तो हड़ताल पर हैं तभी बात करने जाएंगे। तो ये तो बात कहना गलत है कि अगर बात करनी थी तो छुट्टी लेकर आते, वो तो हड़ताल पे थे। दूसरी बात, ये जिम्मेवारी सरकार की है कि आम जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए आप सिर्फ लैब टेक्नीशियन को, मैं मानता हूं कि टाइम का ध्यान जरूर उन्हें रखना चाहिए था, पर फिर भी जिम्मेवारी सरकार की है। मैं एक और बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितनी गंभीर है। जो ये आज चौहान साहब बातें कर रहे हैं, एक सिरसा का उदाहरण दूंगा। वहां लगभग 50,000 महिलाओं पर सिर्फ एक महिला डॉक्टर है। ये हालत है। वहां 20 ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं जिनमें एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जबकि एक महिला डॉक्टर हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होना चाहिए। तो इतनी बुरी स्थिति है। पीछे जब डॉक्टर्स के ट्रांसफर कर दिए गए, उस पर मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? वो सारे ऑर्डर जो थे ट्रांसफर के वो रोक दिए गए, जबकि उससे उम्मीद थी कि जहां जिन अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है वो शायद पूरी होगी, या जहां जो महिला डॉक्टर नहीं है वो उनकी पूर्ति की जाएगी, वो ऑर्डर रोक दिए गए। तो ये एक मौका नहीं है। ऐसे तो दर्जनों, जब से सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है पिछले 2 साल में, ऐसे दर्जनों बार हुआ है जहां जो हमारी विधायिका है और कार्यपालिका, मतलब अफसरशाही और जो नेता है, मंत्री हैं, उनके बीच का जो टकराव है वो जज जाहिर रहा। इसमें भी मंत्री जी ने जो ऑर्डर जारी किए हैं सस्पेंशन के या जो निलंबन के उनके लैब टेक्नीशियन के, वो शायद इसलिए ज्यादा किए हैं क्योंकि वो अफसर से मिले हैं, जो अपने एसीएस हैं राजन गुप्ता जी, उनसे मिले हैं, इसलिए जारी किए। और खास तौर पर जो कर्मचारी उनसे मिलने आए थे उनके लिए स्पेशल कहा गया कि जो बिना छुट्टी लिए आए। अरे साहब, वो हड़ताल पर हैं तो छुट्टी कैसे लेकर आएंगे? वो हड़ताल पर तो है ही, हड़ताल पर ही आएंगे। तो ये बेतुकी बात है, ये इनका आपसी टकराव है। करूंगा 2-3 चीजें जी, संक्षेप में जवाब दीजिए। रंजीता जी से भी सवाल लेना, फिर उसके बाद हम बहस के आखिरी हिस्से में। एक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो
निलंबन के आदेश की प्रक्रिया है वो दोपहर में प्रारंभ हो गई थी, या दोपहर में यूं कहिए कि पूर्ण हो गई थी। मंत्री महोदय ने निर्देश दे दिए थे। कोई कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है। कुछ कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बाद में वो एसीएस से मिलता है, ऐसा मिलने पर कहीं कोई रोक नहीं है, बशर्ते वो अवकाश लेकर आए हों, समय लेकर आए हों। अगर वो बाद में मिले, एक मिनट, अगर वो बाद में मिले तो मंत्री जी ने अपने बयान में ये क्यों कहा जो कर्मचारियां बिना छुट्टी लिए आए हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मतलब उन्हें पहले पता चल गया था कि कर्मचारियां मिलने आने वाले हैं एसीएस से। सुनिए ना, कैसी बात कर रहे हैं चौहान साहब? मैं सुन तो लीजिए, मैं पूरा कर रहा हूं, आप सुनेंगे। भविष्यवाणी भी करते हैं क्या अनिल जी? जब वो मिल जो मैं अरे सुन तो लीजिए, भविष्यवाणी नहीं, आप समझेंगे नहीं तो फिर तो कुछ भी अर्थ निकालिए। बोलिए। जब इन कर्मचारियों ने एसीएस महोदय से मिलने के बाद कहा कि हम अपनी हड़ताल वापस लेते हैं, और बाद में मीडिया ने जब साहब से पूछा कि ये बातचीत हुई है, इस पर आप क्या कहते हैं, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये भी देखने वाली बात है कि जो कर्मचारी हड़ताल के गैरकानूनी होने के बावजूद अब बिना अवकाश लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ये मतलब आप मिलना ही नहीं चाहते थे उनसे? मतलब समझना होगा, इसका अर्थ यही है कि आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे हड़ताली कर्मचारियों से। कैसी बातें कर रहे हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ कि उन्हें छुट्टी लेकर आनी चाहिए। पहले ही हड़ताल पर है, मंत्री महोदय छुट्टी कैसे लेकर आएंगे? आप तो केवल आप उन्हें मिलने से भी रोकना चाहते थे कि आप मिलने क्यों आए हमारे पास? चीजों को गलत नहीं, जब वो तैयार हो गए कर्मचारी की हम हड़ताल वापस ले रहे हैं, तो फिर कार्रवाई की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो ले ली अपनी हड़ताल वापस, उसके बाद ये बयान देने की क्या जरूरत थी अनिल जी? अरे सुनिए तो सही, हड़ताल क्यों ले ली वो भी आप अच्छे से समझते हैं। हड़ताल इसलिए ले ली कि सीधे तौर पर सरकार ने सख्ती अपनाई, और दूसरी बात ये, किसी से मिलने में ना मंत्री महोदय को परहेज है, ना एसीएस महोदय को परहेज है, ना सरकार के किसी दूसरे प्रतिनिधि को परहेज है। बातचीत के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन जो करेगा, जो इतना संवेदनहीन होगा कि उसको हरियाणा की जनता के बजाय अपने वेतन की अधिक चिंता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बनती है। आपको तय करना पड़ेगा आप जनता के साथ खड़े हैं या ऐसे नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों के साथ हैं। ठीक है, रंजीता जी का सवाल ले लेते हैं। रंजीता जी अपना सवाल पूछे संक्षेप में। रोहित जी, मुझे एक बात बताइए, जब 9 दिन से ये हड़ताल की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो काले बिल्ले बांधकर काम कर रहे हैं या उसके बिना भी काम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे खिड़कियां दरवाजे सब खुले हैं, हमें बात करने से कोई परहेज नहीं है, ये सब चीजों का जो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए या प्रकरण किया गया, इसका जो दायित्व था या जो मुद्दा था वो क्या था कि भाई लैब टेक्नीशियन वापस अपनी जॉब पे काम करने लग जाएं और लोग सफर ना करें। आप ये देखिए कि इस मामले में उल्टा होता है। इस मामले में मंत्री जी खुद तो बात करते नहीं, अगर फिर भी एसीएस साहब ने इस बातचीत को आगे करते हुए जो खत्म करने की कोशिश की, उसके ऊपर मंत्री जी अपना अड़ियल रवैया दिखाते हैं कि जो बातचीत करने आए हैं उसको भी मैं सस्पेंड करूंगा। तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी की ईगो हर्ट हो रही थी कि एसीएस ने बात क्यों कर ली, ये बातचीत मेरे साथ होनी चाहिए थी। आप ये देखिए कि अगर पिछले साल के हम आंकड़े देखते हैं, 2014 के अंदर 214 मौतें हुई थी डेंगू से। पिछले साल वो आंकड़ा बढ़कर 9941 पे पहुंच गया, 10,000 के करीब मौतें हो गई। उसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछिए, बार बार हर उसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई फॉगिंग करवा दीजिए, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक पंचकूला जैसे शहर के अंदर हम तरस रहे हैं, हमारे सेक्टर के अंदर फॉगिंग नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है कि कितने संवेदनशील है लोगों की जान बचाने के लिए, और कितने संवेदनशील है। जवाब दीजिए। जो इनका पे स्केल का मामला है, देखिए रोहित जी, पे स्केल का जो मामला है वो 2 साल से पेंडिंग है। 2 साल पहले केंद्रीय सरकार ने ये 2800 से बढ़ाकर 4200 कर दिया था। 2 साल हो गए, इन्होंने इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? बताइए 2 साल से आपने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? चौहान साहब सवाल वाजिब पूछा रंजीता जी ने भी, 2 साल से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? रोहित जी, कर्मचारियों की जो पेंडिंग मांगे हैं वो 2 साल की नहीं है, वो 20 साल पुरानी 2 साल पहले 2800 से 4200 कर दिया गया था। 2 साल पहले। रंजीता जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। हम लोग कर्मचारियों की मांगों को विधि सम्मत तरीके से लागू करने की प्रक्रिया में हैं। उस दिशा में जहां जहां जो आवश्यक है वो किया जा रहा है। एक कमेटी पे एनोमलीज को दूर करने के लिए जो बनी थी, उनमें से कुछ उसका हिस्सा उस कमेटी ने डील किया है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है। कुछ काम
जो दूसरी शाखाओं द्वारा होने हैं उस दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। हमने यज्ञ शुरू कर दिया है, हवन की आहुतियां इकट्ठी कर रहे हैं, एक एक आहुति करके एक साल बिताएंगे, 5 साल पूरे कर देंगे और फिर हम ये कहेंगे कि 5 साल कम है, हमें और 5 साल चाहिए। जो हवन की प्रक्रिया शुरू की है उसके 2 साल बीत गए हैं, सुन लेते हैं रंजीता जी। हरियाणा की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का भट्ठा बिठाकर गए हुए लोग वो हमसे रातों रात चमत्कार भट्टा तो जनाब आपकी सरकार का और आपके मंत्रियों का बैठने वाला है, चिंता मत कीजिए। एक एक गांव के अंदर जुतियां मार के लोगों ने आपको निकाला बाहर। इतनी अभद्र भाषा बोलने वालों को ही पड़ेगी वो चीज जो आप कह रहे हैं। इतनी असंसदीय और अभद्र भाषा वो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल सकते हैं और उन्हीं के साथ ये होने वाला है फील्ड में। इनको शिष्टाचार की जो शिष्टाचार वो सिखाएंगे, शिष्टाचार वो सिखाएंगे जो महिलाओं के साथ सरेआम बदतमीजी करते हैं। चलिए मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकता हूँ और मेरा बात बात कहना है कि हम अपने इस मंच पर हम जरूर हम व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करें। बहरहाल चर्चा के आखिरी दौर में यशवीर जी आखिरी सवाल आपसे, आपका फाइनल कमेंट इस चर्चा के आखिरी दौर में। रोहित जी यशवीर जी आ रहा हूं आपके पास, सबके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। यशवीर जी बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है हमने सवाल उठाया लैब टेक्नीशियंस, उनकी संवेदनाओं पर भी सवाल उठाया, लेकिन सवाल सरकार से भी है कि सरकार जो उनकी लंबित मांगे थी उनको वक्त पर क्यों एड्रेस नहीं किया गया, उनको एड्रेस करने की भी जरूरत है। और तीसरा जो अहम पहलू था वो एसीएस और मंत्री जी के विवाद के बीच की जो बात थी, हालांकि ठीक है उसे कोई बहुत ज्यादा तूल देने की भी जरूरत नहीं है। आपने भी कहा जिस तरह से कि जो एसीएस हैं वो भी काबिल हैं, अनिल विज साहब भी उनको भी अनुभव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नौकरशाही और सरकार के बीच में जो समन्वय की बात अक्सर होती है वो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक हुआ, इसलिए ये चर्चा का विषय बना। आखिर में क्या कहना है आपको, क्या लगता है अब आपको कि इस पूरी स्थिति से किस तरह से बाहर आए ताकि ना जनता को परेशानी हो, क्या लगता है आपको? मेरा ये कहना है कि दोनों पक्षों को इस मामले को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबकी जवाबदेही आखिर जनता के लिए है। ये जनता के खून पसीने की कमाई से ये सब यहाँ वहाँ काम करते हैं, बड़ी बड़ी कोठरियों में रहते हैं, गनमैन लेके चलते हैं, और ये जो लैब टेक्नीशियन भाई बंधु हैं इनका भी घर परिवार जनता के ही पैसे से चलता है, इनका घर परिवार। तो प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, इस मामले को तत्काल इसका निपटारा करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप दंड दे दीजिए, चाहे जितना दे दीजिए, लेकिन साथ साथ ये तो आप देखिए कि जो ग्राउंड पे जो मरीज है, क्या उसके उपचार के लिए आपने उपयुक्त सुविधाएं का सृजन कर दिया है? क्या एक व्यक्ति जिसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, कमिश्नर का, डीजी हेल्थ सर्विसेज का अंतर नहीं पता, वो ना ये समझना चाहता है, वो तो ये चाहता है कि अगर खुदा ना खास्ता वो डेंगू, मलेरिया या किसी और बीमारी की चपेट में आए और सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका त्वरित उसका निदान हो, उसका इलाज हो, और इसी तरफ सरकार का ध्येय होना चाहिए। जी रोहित। बिल्कुल। रंजीता जी आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। रोहित जी हम ये चाहते हैं कि इस समय जो महामारी फैल चुकी है, प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि लोगों को उपचार मिले। जो पिछले साल हाल हुआ था 10,000 के करीब मौतें हो गई थी, वो इस बार रिपीट ना किया जाए। और जो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि बकरी के दूध से ये ठीक हो जाता है, वो 1500 रुपए लीटर प्रदेश के अंदर ब्लैक हो रहा है, इस ब्लैक मनी को भी जो कम किया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री जी को ये चाहिए कि अपना अड़िया रवियल खत्म कर बैठकर इसका समाधान करें, और अगर वो क्या चाहते हैं कि ये सस्पेंड हो तो उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है उसका प्रावधान करें कि अगर ये लैब टेक्नीशियंस नहीं आएंगे अपने लेबोरेटरीज के अंदर और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो नहीं आएंगे तो कौन उनकी जगह पे काम करेगा। ठीक है, अरविंद भारद्वाज साहब आपका फाइनल कमेंट। रोहित जी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की गंभीरता तो यही नजर आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम कर ये वादा किया था कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे सभी जिलों में, परंतु नया कॉलेज बनाना छोड़िए, फरीदाबाद का गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज भी इन लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा, मंत्री जी ने ये आदेश तो कर दिया, हिटलरी फरमान जारी कर दिया कि निकाल दिए हमने लैब टेक्नीशियन। कल जब लोग मरीज वहां पहुंचेंगे टेस्ट कराने के लिए, जो कर्मचारी जाना चाहते थे कल से ड्यूटी पर, उनको आपने निकाल दिया। तो क्या आपने कोई इंतजाम किया उनके लिए, वहां कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था, कोई आपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कोई अरेंजमेंट आपने किया है कि जो उनके टेस्ट हो सके? क्योंकि 2 दिन से तो हो नहीं रहे। तो बिना ऐसी किसी तैयारी के ऐसे ही आपने ऑफिस में बैठकर, पंचकुला चंडीगढ़ के ऑफिस में बैठकर आदेश जारी कर दिया, या कोई है तैयारी? मैं ये जानना चाहता हूं चौहान साहब से। जी चौहान साहब बोलिए, आपका फाइनल कमेंट, अपनी बात पूरी करें।
देखिए रोहित जी, हरियाणा के नागरिकों को, आम हरियाणवी को इस समय जिस तरह का ये मौसम है और उसके कारण जो बीमारियां फैल रही हैं, उस समय उसकी जो असुविधा है वो न्यूनतम हो, उसको अस्पतालों में अधिकतम जो सुविधा मिलनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा, वो मिले, वो सरकार की प्राथमिकता है। कुछ लोग, कुछ कर्मचारी सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते थे इस अवसर पर, उनके प्रति सख्ती का रवैया अख्तियार करना वो समय की आवश्यकता थी। हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और जो ये राजनीतिक लोग सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगाने की जो इनको भी बीमारी है, उसका भी समाधान हम पक्के तौर पर करेंगे और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं हर दिन बेहतर हों। चौहान साहब, कल जब मरीज अस्पताल पहुंचेगा तो लैब खुलेगी या नहीं खुलेगी, ये जवाब दे दीजिए, भाषण छोड़िए। कल लैब खुलेगी, अरविंद जी, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई इंतजाम है? चौहान साहब जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने के लिए। आपने निलंबित तो कर दिया है, सब इंतजाम है। आम हरियाणवी को सुनिए, निलंबित वो हैं जो ड्यूटी पर नहीं आएंगे। जो लोग काम करेंगे हरियाणा के नागरिकों की सेवा में, उनका निलंबन नहीं होने वाला है। हड़ताल तो जो लोग वापस अपने काम पर होंगे, सभी आने को तैयार, सवाल ही पैदा नहीं होता। निलंबित किया। लेकिन जिन्होंने सरकार के निर्देशों की अवहेलना की, जिन्होंने नाजायज तरीके से अपनी सभी ने अवहेलना की, सब हड़ताल पे थे। अब क्या करेंगे आप? आम हरियाणवी, एक मिनट सुनिए, ज्यादातर सभी कर्मचारी हड़ताल पर थे। आप क्यों, क्या करेंगे? आप किसकी तरफ हो? आप हो किसकी तरफ? अरविंद जी, हमारी सारे विधायक और इतने सारे मंत्री टेक्नीशियन जाएंगे और ये खुद बैठ के वहाँ पर टेस्ट करेंगे। आप मरीजों की तरफ हो या उन लोगों की तरफ हो जो हड़ताल पर जाने के कारण कोई जवाब नहीं है। अपना पूरा 1 घंटा बिता गए, मैं कह रहा हूँ हमारी आप पूरा 1 घंटा बिता गए, आप जवाब नहीं दे पाए। अस्पताल हमारी कल जब अस्पताल खुलेगा और मरीज पहुंचेंगे तो क्या लैब में टेस्ट हो पाएंगे या नहीं? आप समझना, हम उत्तरदायी हैं, हम जवाब दें उसके लिए। और जवाब आप कम से कम उन लोगों का साथ मत माफी दीजिए के साथ आप सबको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। रटा हुआ जवाब मत दीजिए जो घर से तैयार करके लाए हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी सुन चर्चा में लीजिए, शामिल होने के लिए। रंजीता मेहता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर कादियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद भारद्वाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि कल अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन मौजूद हों और अगर कहीं लोगों को दिक्कत आती है तो उन दिक्कतों को खत्म किया जाए। विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जरूर पहल हो। और दूसरा बड़ा अहम सवाल ये कि लैब टेक्नीशियंस को भी ये समझना चाहिए कि अगर दौर संवेदनशील है, बिल्कुल उनकी मांगे हो सकता है बिल्कुल जायज हो, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हरियाणा की जनता को पहले सोचे, सरकार भी और लैब टेक्नीशियंस भी। शायद तभी इस पूरी समस्या का समाधान होगा। आज बड़ी बहस में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। वेतन विसंगति दूर करने की मांग के साथ हड़ताल पर लैब टेक्नीशियंस का मामला एक के बाद एक नए मोड़ ले रहा है। शुरुआत में हड़ताल 2 दिवसीय रखी गई थी, लेकिन सरकार से पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद इसे अनिश्चितकालीन कर दिया गया। डेंगू मलेरिया पर अलर्ट के बावजूद हड़तालियों के ऐसे रुख पर स्वास्थ्य मंत्री भी सख्त दिखाई दिए और आज कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी हड़तालियों के निलंबन के आदेश दे दिए गए। लेकिन इसी बीच एसीएस हेल्थ राजन गुप्ता से मुलाकात के बाद लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल वापस ले ली। बातचीत में जिन मांगों पर सहमति बनी उसमें निलंबन वापसी भी एक मांग थी, ऐसा कहा जा रहा है लैब टेक्नीशियंस की तरफ से। लेकिन कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए निलंबन बरकरार रखने के आदेश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री और एसीएस हेल्थ के बीच मामले को लेकर किसी की आखिरकार ये बैठक क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब तलब किया है। इस पूरे हाई वोल्टेज प्रकरण से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप के बीच क्यों की लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल, और क्या लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल गैर कानूनी थी? तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कड़े रुख के क्या मायने, और क्या एसीएस ने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत किए बिना हड़ताली टेक्नीशियन से वार्ता की? इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो
तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला बड़ा सवाल, डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप के बीच क्यों लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल की, यह पहला बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल कि यह उठ रहा है कि आखिरकार लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल क्या गैर कानूनी थी? अगर यह हड़ताल गैर कानूनी थी तो कई सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कड़े रुख के क्या मायने हैं? क्या एसीएस ने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बिना हड़ताली टेक्नीशियन से वार्ता की? ये तमाम अहम सवाल बड़ी बहस में उठ रहे हैं और इन तमाम बड़े सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कल हड़ताल की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। 2 दिन की हड़ताल पर लैब टेक्नीशियंस गए, सोमवार की यह बात है। वेतन विसंगति दूर करने के लिए हड़ताल शुरू की। शाम 4 बजे सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई। ये कल का हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। पहली वार्ता विफल हुई और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात टेक्नीशियंस ने की। सरकार ने लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल को वैध करार दिया। सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। मंगलवार की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री हड़ताल पर सख्त हुए, उन्होंने अपनी सख्ती दिखाई। डीजी हेल्थ को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और यह भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लेबर लॉज के तहत अगर इस तरह की हड़ताल करनी हो 23 दिन का नोटिस दिया जाता, लेकिन इन्होंने शॉर्ट टर्म नोटिस दिया, इसलिए इस हड़ताल को अवैध करार दिया। एसीएस हेल्थ राजन गुप्ता और हड़तालियों के बीच बैठक हुई। बैठक में हड़तालियों की सभी मांगों पर सहमति बनी। यह हड़तालियों की तरफ से कहा गया कि लोग हड़ताल पर गए थे और लैब टेक्नीशियंस ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस पूरी हड़ताल पर सख्त नजर आए। हड़ताल को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। एसीएस हेल्थ ने जहां सस्पेंशन वापस लेने की बात कही, हड़तालियों से कही थी हड़तालियों के मुताबिक, तो दूसरी तरफ इन आदेशों को पलटते हुए विज ने निलंबन बरकरार रखा है। जो ऑर्डर दिए गए थे वो स्टैंड करते हैं और जो मीटिंग हुई है अब हम तो हमेशा ओपन रहते हैं सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा, तो एसीएस ने कहा भी हम जो जायज मांगे होंगी उसको एग्जामिन करवाएंगे, इतना ही कहा है। कोई ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बिल्कुल बरकरार है, बल्कि जो लोग मीटिंग में आए थे उनका भी मैंने ये लिखा है कि जो छुट्टी लेकर नहीं आए हैं और बिना छुट्टी के यहाँ सेक्रेटरीट में घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनको वो सरकारी आदेश भी देखिए जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त टिप्पणी करते हुए सभी हड़ताली लैब टेक्नीशियंस का निलंबन बरकरार रखने की बात कही है। ये 2 वो ऑर्डर हैं, एक डीजी हेल्थ ने जो कहा था कि किस तरह से 19 तारीख का एक लेटर है, एक 20 तारीख का लेटर, और एक आप ये देखिए, ये जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो लेटर है। इस लेटर में साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि पुट द एम्प्लॉइज हु टेक पार्ट इन द अबव मीटिंग, यानी जो एसीएस के साथ मीटिंग हुई और वो उस मीटिंग में हिस्सा लिया बिना छुट्टी के, बिना ऑथराइज छुट्टी के, सेक्रेटरीट में आए, यहां पर वो बैठक कर रहे हैं, अस्पतालों में मरीज परेशान है। वही जल्दी से एसीएस हेल्थ राजन गुप्ता से मुलाकात के बाद लैब टेक्नीशियंस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से क्या बयान आया उसे भी सुन लीजिए। ऑलमोस्ट हमारी सबसे बड़ी जो मांग थी पे एनॉमलीज की थी, जो कि हमारी करीबन 20-25 साल से चली आ रही थी, कि जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स में कुछ बहुत सी कैटेगरियाँ ऐसी थी जो कि पहले हम उनसे ऊपर थे पर अब डे बाय डे हम उनसे नीचे आते जा रहे थे। उनको एसीएस महोदय ने बड़े ध्यान से सुना और विचार किया और उन्होंने ये कहा कि ये आपकी सभी मांग्स जेन्युइन लगती हैं और मैं इनको एग्जामिन करके आपको बताऊँ, और वाकई में ये जेन्युइन हुई तो मैं इनको हर हालत में पूरी करवाऊंगा। कुछ लैब टेक्नीशियन को जिन्होंने आज हड़ताल में जो शामिल थे उनको सस्पेंशन के आदेश जारी किए गए थे, उस पर क्या बात करें? वो उन्होंने डीजी मैडम से बात हो गई थी साथ ही साथ, उन्होंने वापस ले ली। जी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, रंजीता मेहता कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रंजीता जी आपका स्वागत। वीरेंद्र चौहान साहब आपका स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और दिल्ली से आईएनएलडी के युवा नेता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, नेता प्रवक्ता है आईएनएलडी के अरविंद, ये भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ पदम सिंह जो कि लैब टेक्नीशियन
जो प्रतिनिधिमंडल आज एसीएस से मिला वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत पदम सिंह जी आपसे, पूरा प्रदेश डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं, अगर हम अपने पड़ोसी राज्य की बात करें दिल्ली के, यहां एक तरह से महामारी घोषित किया हुआ है और आप लोग जो लोग ये टेस्ट करते हैं कि चिकनगुनिया है, डेंगू है, आप लोग हड़ताल पर चले गए साहब पूरे प्रदेश को छोड़ के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि आज जो डेलीगेशन एसीएस से मिला है, मैं उस डेलीगेशन में शामिल नहीं था। अच्छा, आप सस्पेंड है या नहीं, पहले ये बताइए। आप उन लोगों में आपका नाम है जो सस्पेंड हुए या नहीं? जी नहीं, मैं उस डेलीगेशन में शामिल नहीं था जो डेलीगेशन मिलने के लिए गया था। हड़ताल में शामिल थे आप? जी। तो सस्पेंड हुए हैं आप या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पहले तो। जी, हमारे पास अभी ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं तो वो डीजी हेल्थ ने तो आपकी हड़ताल को ही गैर कानूनी करार दे दिया। जी देखिए, आपने डीजी हेल्थ के प्रेसिडेंट को नहीं जोड़ा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ पीजीआईएमएस रोहतक से। तो चलिए आप अपनी बात बता दीजिए, आप हड़ताल पर चले गए, पूरा प्रदेश डेंगू और चिकनगुनिया से जूझ रहा है। देखिए, हड़ताल क्या ठीक है आपकी? जो आया है ये बाद में आया है। हमने 6 तारीख को सरकार को और अपनी अथॉरिटीज को नोटिस दिया था कि हम 13 तारीख से और 17 तारीख से हरियाणा की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी है साहब आपकी या नहीं? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। तो आप कैसे हड़ताल पर चले गए बिना शॉर्ट नोटिस, बिना नोटिस के शॉर्ट नोटिस पे आप हड़ताल पर चले गए? देखिए, हमने 6 तारीख को नोटिस दिया है। किसको नोटिस दिया आपने 6 तारीख को? 6 तारीख को हमने हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस में नोटिस दिया है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में दिया है और हमने अपने अथॉरिटीज में दिया है। पदम सिंह जी, जब पूरा प्रदेश बीमारियों से जूझ रहा है तो आप हड़ताल पर चले जाएंगे? उस टाइम पे आप जवाब दीजिए, आप हड़ताल पर चले जाएंगे? जिस टाइम पे अभी सरकार ने क्या किया, गलत किया, ठीक किया, वो सवाल भी पूछेंगे, लेकिन पहले में आपकी जिम्मेदारी हम जानना चाहते हैं, फिर सरकार से भी सवाल होगा, यहां पर बीजेपी के नेता उनसे भी सवाल करेंगे। मरीजों का, जनता का ध्यान रखना, जिसके लिए हमें अपॉइंट किया गया है और हम उसको बखूबी निभाते हैं। आप तो हड़ताल पर चले गए, ये तो विज साहब ने सख्ती का डंडा दिखाया तो आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में 2 दिन की मैसिव कैजुअलिटी हुई थी हमने। अरे आप आज की बात करें साहब, आज की बात करिए, पहले आप जवाब दीजिए पदम सिंह जी, क्या ये हड़ताल जायज थी आपकी? ये हड़ताल, देखो, अपने अधिकारों की बात रखना सबको हक है। तो लोगों की जिंदगी को आप दांव पर लगा देंगे? हमने बिल्कुल लोगों की जिंदगी को दांव नहीं, पे तो ये लगाया। इसे तो ब्लैकमेलिंग कहा जाता है कि जब कोई आदमी किसी संकट में जूझ रहा हो उसे डर दिखाओ। 6 तारीख से बात क्यों नहीं की किसी ने भी? नहीं तो आप ये दौर गुजर जाता, इसके बाद भी आप बात कर सकते थे। ये दौर शुरू नहीं था जब हमने नोटिस दिया था। चलिए, आपका कहना आपकी कोई गलती नहीं है, ये दौर था ही नहीं उस टाइम पे जब हमने। तो जो आपका सस्पेंशन हुआ इस पर क्या कहेंगे अब आप ये बताइए? जी, जो सस्पेंड किया गया है, जो आप लोगों ने हड़ताल की, इस हड़ताल को गैर कानूनी बताया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी विरोधी एक सरकार है। नहीं, अगर आप सरकार को आप बोले, बोले, लेकिन ये बताइए कि क्या समाज विरोधी रवैया नहीं है आपका? नहीं, ये कौन सा तरीका है हमने तो कि आदमी बीमारी से जूझ रहा है, हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं? बार बार सरकार से अपील की है कि हमें काम करना दिया जाए और हमारी जायज मांगों को मानना है। अच्छा साहब, ये बताइए कि आपके संगठन के कुछ लोग बिना छुट्टी लिए सेक्रेटरीट में नेतागिरी करने पहुंच जाते हैं, वो डेलीगेशन मिलता है, स्वास्थ्य मंत्री सख्ती दिखाते हैं कि भाई बिना छुट्टी के कैसे आ गए यहां पे, तब आपके नेता कहते नहीं हम हड़ताल वापस लेते हैं। कौन सी मांग मान ली गई आपकी, बताइए? मेरे पास वो एसीएस की चिट्ठी है, सुनिए पदम सिंह जी, जिस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है कि आपकी एक भी मांग मानी गई हो। देखिए, फिर बताइए, फिर कौन सी हड़ताल वापस लेंगे आपने? नहीं था, आपने मुझे गलत जोड़ा है। आप उन लोगों को जोड़े जो डेलीगेशन में थे और जिन्होंने फैसला लिया है। चलिए, यानी विज साहब की सख्ती के बाद अब आपका ये कहना है कि आपके भी 2 गुट हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति है। चलिए, आप जुड़े रहिए, बहरहाल बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। अब इस हड़ताल के जो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं उन पर अब हम चर्चा करेंगे। यशवीर जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। यह हड़ताल, इस पूरी खबर के 2 पहलू हैं, हम दर्शकों को दोनों पहलुओं से रूबरू करवाना चाहते हैं। पहला पहलू तो ये कि लैब टेक्नीशियंस की क्या मांगे हैं, वो हड़ताल पर गए,
और क्या वक्त था, टाइमिंग थी, इसको लेकर। दूसरा, जो आज स्वास्थ्य मंत्री ने ऑर्डर निकाले हैं, एसीएस के साथ बैठक हुई, वो दूसरा पहलू। पहले हम पहले पहलू पर यशवीर जी चर्चा करेंगे। प्रदेश में इस तरह के हालात, लैब टेक्नीशियंस अपने लैब छोड़कर सड़कों पर, कोई सेक्रेटरीट में प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। और हमारे साथ पदम सिंह जी जुड़े हैं रोहतक से, वो कह रहे हैं हड़ताल पर तो है, अब सस्पेंड है या नहीं है इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो चिट्ठी है उसके मुताबिक तो जो हड़ताल पर है वो सस्पेंड होने चाहिए, ये इलीगल स्ट्राइक थी इनकी। तो क्या कहेंगे आप इस पर कि ठीक है कर्मचारी हैं, अपनी मांगे रखें, लेकिन ये साहब कौन सा तरीका अपनी मांगे मनवाने का? यशवीर जी। रोहित, इस मामले के कई पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब अभी जो हड़ताली लोग हैं वो एक बाइट में कह रहे थे कि उनकी 20-25 वर्षों से जो मांगी हैं वो लंबित, तो मेरा ये इसमें कहना है कि अगर इतने सालों से इनकी मांगे पेंडिंग थी तो इनको थोड़े दिन और इंतजार करने में भी कोई हर्ज नहीं था जी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया की जो बीमारी है वो इतना विकराल रूप ले चुकी है जी, उसको ध्यान में रखते हुए अगर इस मामले को प्रतिष्ठा का विषय ना बनाया जाता, ये हो सकता है कि जब इन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया हो तब ऐसी गंभीर स्थिति ना हो, तो बीच में भी विड्रा करने में अगर ये हड़ताल विड्रा करते तो अच्छा रहता है, इनके हित में भी रहता और सरकार के हित में भी रहता और प्रदेश के हित में रहता। दूसरा रोहित, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने यहाँ सरकारों का बड़ा विचित्र चरित्र होता है। सरकार किसी पार्टी की हो, मंत्री कोई हो, आमतौर पे मैंने सिस्टम में ये देखा है कि जब तक मामला गंभीर ना हो जाए, जब तक हड़ताल, धरने, प्रदर्शन इस तरह की दिक्कतें ना के जरिए अपनी मांगों का ध्यान आकृष्ट ना किया जाए, तब तक सरकारें उस ढंग से उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं होती। जी जी, एक इस मामले का एक ये पहलू भी है जी। तीसरा मैं रोहित जी इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक ये जो मेरी जानकारी है, मैंने इस हड़ताल के पक्ष में जो सभी संबंधित पक्ष है उनसे बात की है आज, तो अभी तक जो स्ट्राइक को इलीगल करने की जो बात है वो फाइल स्वास्थ्य विभाग ने मूव कर दिया और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में वो फाइल है। अभी हो सकता है कि कुछ समय पहले उन्होंने इलीगल उसको डिक्लेयर कर दिया हो, तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने डेटा चेक किया था उसके मुताबिक अभी स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया था। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि ये देखना इनके जो हड़ताली कर्मचारी हैं जी, उनका भी यशवीर जी बिल्कुल आपने कहा, लेकिन इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, बाकायदा चिट्ठी जारी हुई है डीजी हेल्थ से। ये एक अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि द डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक ऑफ लैबोरेटरी टेक्नीशियंस एज इलीगल। जी जी, तो मेरा इसमें रोहित जी ये कहना है कि ये जो हड़ताली जो बंधु हैं इनको भी थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए और वो सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए और इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, प्रतिष्ठा का विषय ना बनाए। इसके बाद यशवीर जी दूसरे पहलू पर बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल पहले आपने अपनी बात रखी। रंजीता जी क्या कहेंगे आप? पहले हम सिर्फ इस पक्ष पर बात कर रहे हैं, पदम सिंह जी जो बात कर रहे थे, लैब टेक्नीशियन जो बात कर रहे हैं, अब यशवीर जी ने भी बड़े साफ शब्दों में कहा कि ठीक है मांगे हैं लेकिन एक वक्त देखना भी जरूरी है। क्या कहना आपका? देखिए रोहित, जो ये केस है, इस केस के अंदर सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री की जो प्राथमिकता है वो ये होनी चाहिए कि लोगों को उपचार मिले, ना कि अपना हिटलरिज्म दिखा के उनको सस्पेंड किया जाए, जो कि एक सोल्यूशन नहीं है। अगर हम नई भर्तियां भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल को कह दिया कि इनको यहाँ से भगा दो और जो परमानेंट है उनको सस्पेंड कर दो। अगर आज लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, अगर आज उनकी सस्पेंशन कर दी है, तो ये बताइए कि जो टेस्ट है वो कौन करेगा? अगर वो नई भर्तियां भी करते हैं तो नई भर्तियों में कम से कम 6 महीने का टाइम और लग जाएगा। और ये महामारी हर साल होती है, पिछले साल भी आपने देखा कि डेंगू से पूरे हरियाणा के अंदर जो प्रकोप हुआ, दर्जनों क्या हजारों के रूप में जाने गई, अस्पतालों में बेड तक नहीं थे। तो ये चीज पहले से पता होता है कि इस मौसम में ये चीज होने वाली है। अब तक जो मलेरिया के केसेस है, 6500 केसेस मलेरिया के ऑलरेडी हम जो है जांच में आ चुके हैं, उसमें से 350 केसेस डेंगू के हैं। और जो सरकारी आंकड़े हैं, रंजीता जी, लेकिन मुझे पहले हम ये सवाल, रंजीता जी आज हम बड़ी बहस में दूसरे तरीके से सवाल उठा रहे हैं। हम रोज बड़ी बहस के इस मंच से सरकार पर
सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ताकि सरकार को बताएं कि साहब सही क्या है, गलत क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन आज इस खबर को जो ये स्थिति पैदा हुई है, इसको हम दोनों नजरिए से देखेंगे। एक इस नजरिए की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहली बात ये कि लैब टेक्नीशियंस की मांग अगर इतने वक्त से पूरी नहीं हो रही थी, तो अगर वो 20 दिन और रुक जाते तो शायद कोई बुराई नहीं होती, 20 दिन बाद वो हड़ताल कर लेते। ये तो ब्लैकमेलिंग की स्थिति हो गई। आपकी इस बात से सहमत हूं, मैंने ये बात पहले ही बोली जी। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन है, चाहे वो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी ये होनी चाहिए कि लोगों को सही समय पर उपचार मिले। पर भैया ये बताइए, जब जैसे अभी हड़ताली जो बता रहे हैं कि हमने 6 तारीख को नोटिस दिया, उसके बाद 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक वो काले बिल्ले बांधकर काम कर रहे हैं, तब भी सरकार को नहीं नजर आ रहा कि जब तक ये उग्र रूप नहीं धारण कर लेती कोई भी हड़ताल, तब तक जो मंत्री जी हैं वो जागते नहीं है। उसके बाद 2 दिन वो हड़ताल पे बैठे, तो क्या 7 दिन काफी नहीं थे उनसे बात करने के लिए या उनसे कहने के लिए कि भाई आप इसको थोड़ा लंबित कर दीजिए? और सबसे बड़ी बात देखिए कि एसीएस जो है राजन गुप्ता, उसमें और स्वास्थ्य मंत्री में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इस पर भी बात करेंगे रंजीता जी, चर्चा के दूसरे हिस्से में इसी पर बात करेंगे। जी जी जी, मैं यहाँ पर अरविंद भारद्वाज की एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अरविंद, क्या कहेंगे? रोहित जी, इतना ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, हम भी सब इससे सहमत हैं कि जो हरियाणा प्रदेश की जनता है उसे इलाज मिलना चाहिए। बीमार जो लोग हैं, जो अस्पताल में एक उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें इलाज मिलना, उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो ब्लड टेस्ट हैं या चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू का जो टेस्ट है उसकी जांच होनी चाहिए थी। आज हरियाणा प्रदेश में ये महामारी के रूप में फैला हुआ है, परंतु उसकी जिम्मेवारी सिर्फ लैब टेक्नीशियन की नहीं है कि मरीजों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। वो जिम्मेवारी सबसे पहले सरकार की है। सरकार को जनता ने वोट दी है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि इन हालातों में जब हरियाणा प्रदेश में महामारी का रूप ये बीमारियां ले चुकी है, तब कहीं ऐसा ना हो कि जो ये आंदोलन है या ये जो हड़ताल है ये उग्र रूप ले ले और इसका नुकसान जनता को उठाना पड़े। तो सरकार को उठाने चाहिए थे एहतियात के तौर पर, या तो उन्हें अरेंजमेंट करने चाहिए थे पहले ही, और जो लैब टेक्नीशियंस का, या उन्हें इनकी बातें पहले मान लेनी चाहिए थी और उन्हें कहीं वार्ता के लिए बुलाकर उनसे बात करते, परंतु सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई और मजबूरन ये लोग 2 दिन के सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। ये अरविंद भारद्वाज का कहना है। इनका ये कहना है कि लैब टेक्नीशियंस को भी थोड़ी संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था, लेकिन सरकार पर भी सवाल उठा रहे कि सरकार को वक्त रहते इस पर जरूर कॉल लेती तो ये स्थिति नहीं होती। आपके पास आऊंगा, चौहान साहब, क्या कहना है आपका? जो आज ये स्थिति बनी, लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर गए, कांग्रेस का यहाँ पर साफ तौर पर रंजीता जी और अरविंद भारद्वाज आईएनएलडी से दोनों का ये कहना है कि ये जो स्थिति आई इससे पहले ही पार पाया जा सकता था, पहले ही बातचीत करके इससे निपटा जा सकता था। क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, इस सरकार ने कभी भी कर्मचारियों के या हरियाणा के नागरिकों के किसी भी वर्ग से बातचीत के द्वार कभी बंद नहीं किए। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो या सरकार के आला अधिकारी हो, जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कहीं कोई पेंच होते हैं, उस मामले में बातचीत के लिए निरंतर तैयार रहते हैं, सब पक्षों से बातचीत करते हैं। और हम सब ये बात मानते भी हैं, जानते भी हैं कि प्रजातंत्र में जटिल से जटिल प्रश्न को हल करने का रास्ता बातचीत और संवाद ही है। हमने कभी संवाद बंद नहीं किया। और एक बात रोहित जी जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि अभी उनके प्रतिनिधि स्वयं कह रहे थे, जो पीजीआई के कोई कर्मचारी जुड़े थे पैनल में, कि कुछ चीजें वो 2500 साल पुरानी हैं, 20 साल से अधिक, 25 साल से अधिक पुरानी जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं के रातों रात समाधान संभव हो ऐसा नहीं है, परंतु इस सरकार ने आने के बाद तमाम वर्गों के कर्मचारियों के प्रश्नों का हल निकालने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी मौजूदा स्थिति में जब कर्मचारियों की तरफ से, लैब टेक्नीशियंस की तरफ से अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के सरकार का द्वार खटखटाया गया, तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने भी बातचीत की। और आज स्वास्थ्य मंत्री जी से जब मेरी चर्चा हो रही थी दिन में, मीडिया के साथ भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल कुशरोजपुर मिलने आया उनसे, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके तमाम जो प्रथम दृष्टया जेन्युइन दिखने वाली मांगे थी, उन्होंने कहा कि ये तो वाजिब लगती हैं, इन पर हम काम करेंगे, इनका रास्ता निकालने के लिए। जहां कहीं भी कोई चीज अटकी है, कोई चीज एफडी में अटकी होगी, कोई कहीं और किसी स्थान पर अटकी होगी, हम उनका समाधान निकालेंगे। यहां से भाई लोग बिल्कुल सकारात्मक भाव के साथ ये कहते हुए, प्रसन्न होते हुए जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। बीच में कहीं से कोई राजनीति आ जाती है
और वो राजनीति इनको जाते ही हड़ताल का नोटिस देने के लिए प्रेरित कर देती है। 3 दिन का शॉर्ट नोटिस देकर के प्रदेश के लैब टेक्नीशियन हरियाणा के नागरिकों को जो कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों की चपेट में हैं, वो हड़ताल पर चले जाते हैं सरकार के बातचीत के संवाद के दरवाजे खुले होने के बावजूद। तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में सरकार को सख्त तेवर दिखाने आवश्यक है। चलिए, सख्त तेवर दिखाने चाहिए, ये आपका कहना है। रंजीता जी एक सवाल कुछ उठा रही हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं चौहान साहब। रोहित जी 1 मिनट। रोहित जी एक बात में मुझे एक बात बताइए रोहित जी, मुझे मेरी बात जब कभी रंजीता जी चलिए चौहान साहब को बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। रंजीता जी रुक जाइए 1 मिनट, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जी, मैं रोहित जी मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों के हितों में, हरियाणा के लोगों में स्वयं वे कर्मचारी भी हैं जो हड़ताल पर गए थे, उनके परिवार में भी टेस्टिंग की आवश्यकता हो सकती है, चिकनगुनिया, मलेरिया, किसी और बीमारी के लिए, डेंगू के लिए। आम हरियाणवी इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉइज हु वेंट ऑन स्ट्राइक, उन सबके हित में अगर इस सरकार को या मंत्री महोदय को सख्त होने की आवश्यकता पड़ी है तो हम उसमें कतई हमको कोई संकोच नहीं है और कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा। वो हरियाणा के लोगों के साथ है। चौहान साहब अब आपकी बात पूरी होती है, अब मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। रंजीता जी की बात सुन लेते हैं कि करके सब लोगों की बात, क्योंकि हमें बहस को आगे बढ़ाना है। जी रंजीता जी। देखिए अतुल, बड़ी हैरानी होती है जब भी कभी इनकी नाकामी का ठिकरा होता है या किसी चीज में ये औंधे मुंह गिरते हैं या किसी चीज में इनको लगता है कि हम सक्षम नहीं है उसको हल करने के, तो ठिकरा फोड़ते हैं राजनीति के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। अभी इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से डेलीगेशन मिलने के लिए आया और बड़े खुश होकर वो लोग गए। अरे भाई, अगर वो खुश होकर गए तो क्या उनके सींग उगाए या उनको किसी ने प्रेरित किया है उसमें बैठने के लिए, राजनीति के लिए? तो ऐसे में तो आपकी नाकामी है जनाब। आप अपने जो मंत्री हैं वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों को लगता है कि ये भी एक जुमला होगा, लोगों को आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं है, या आपके मंत्री में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? इंदर चौहान जी, सोने का माथा रखिए। जो बीमारी है आपको बीच में बोलने की, काइंडली चुप होकर सुनिए। जो बीमारी आपको है तो चुप, आप सुनने का माथा रखिए। जब आप बोलते हैं आप दिमागी तौर से बीमार होंगे जो बीच में। रंजीता जी और चौहान साहब, मैं चाहूंगा व्यक्तिगत ना हो, हम जनहित के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत होते हैं, ये बीच में बोलते हैं, इनको जनहित से कोई लेना देना नहीं। रोहित जी, इनको आदत है बीच में मामा करने की। चलिए तो फिर मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद भारद्वाज की हम प्रतिक्रिया यहाँ पर देंगे। अरविंद जी, अरविंद आप अपनी बात पूरी करें। अरविंद, वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों से हमारी बात हुई और वो खुश होकर गए, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हड़ताल पर चले गए। और सरकार अगर सख्त मूड में थी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, उनकी बात नहीं मानना चाहती थी, तो क्या आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की थी कि जब वो हड़ताल पर चले जाएंगे और लोग परेशान होकर लैब के बाहर धक्के खाएंगे, तो आपने कोई इंतजाम किया था कि हरियाणा प्रदेश में 2 दिन की हड़ताल में कहीं किसी लैब में कोई आपकी व्यवस्था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव जो आपका सॉल्यूशन कहीं नजर नहीं आया? ये वही स्थिति थी जो जिस तरह से जब बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और हरियाणा प्रदेश में संकट आ गया था बिजली का, उसी तरह से आज अस्पतालों में आपने जनता को मरने के लिए और धक्के खाने के लिए मजबूर छोड़ दिया। ये जिम्मेवारी लैब टेक्नीशियन की नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सबसे पहले जिम्मेवारी सरकार की है कि इन सब सुविधाओं का इंतजाम हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं ये अनुरोध भी करना चाहूंगा लैब टेक्नीशियन से कि इस तरह के वक्त में, क्योंकि हालात ऐसे, हरियाणा में महामारी की समस्या है, ऐसे हालात में उनकी जिम्मेदारी। रंजीता जी आपके पास आता हूं। ऐसे हालात में जरूर उन्हें जनता का ख्याल रखना चाहिए था। जो जरूरी सुविधाएं थी वो बंद नहीं करनी चाहिए थी, जो इमरजेंसी सुविधाएं थी, टेस्ट, ठीक है, कहना कि सरकार की भी जिम्मेदारी थी, उसे पूरा करना चाहिए था, वैकल्पिक व्यवस्था की कोई अरेंजमेंट नहीं था। जी रंजीता जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। पदम सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया बेहद अहम है इस वक्त। लेते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। रोहित जी, ये चुप करेंगे तो दूसरा बंदा बोलेगा। बोलिए आपकी बात। चौहान साहब सुन लीजिए, इनको भी सुन लेते हैं। बोलिए। अगर आप इनको हिदायत देंगे कि ये बीच में ना बोले तभी डिबेट आगे बढ़ सकती है। हिदायत तो पार्टी के आला कमान के लोग देते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम पत्रकार हैं। नहीं, बिल्कुल पता। देखिए, एक सभ्य डिबेट तभी चल सकती है जब बोलिए दूसरा आराम से सुने। अगर आप बीच में बोलेंगे फिर दूसरे भी आपके बीच में बोलने में मजबूर होते हैं। मैं यही कहना चाहती थी कि जब आपके मंत्री उनको आश्वासन देकर भेजते हैं तो क्या आपके मंत्री में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको विश्वास दिला सके, या लोगों को ये लगता है कि ये भी एक नया जुमला होगा जो आगे जाके फेल हो जाएगा? यही बताइए। अभी उन्होंने बताया कि कर्मचारी विरोधी सरकार है,
कौन सा ऐसा विभाग है जो आज सड़क पे नहीं है? गेस्ट टीचर्स को इन्होंने रुलाया, लैब टेक्नीशियंस को ये रुला चुके हैं, जेबीटी टीचर्स को ये रुला चुके हैं। हर विभाग इनसे आके बात करता है और वो जो उग्र रूप जो है बिजली विभाग है वो सड़कों पर बैठ चुका है। आपसे मंत्रालय नहीं संभल रहे हैं, आपसे शासन नहीं चल रहा है, तो आप अपने हाथ खड़े कर दीजिए। ठीक है रंजीता जी, आपने अपनी बात पूरी की। वीरेंद्र चौहान साहब से प्रतिक्रिया लेते हैं आपके पूरे सवाल पर। चौहान साहब अपनी बात पूरी करें, यशवीर जी से भी सवाल लेना एक बड़ा महत्वपूर्ण। जी चौहान साहब। रोहित जी, कांग्रेस नकारी हुई पार्टी है जिसको हरियाणा की जनता ने तीसरे नंबर पर समेट दिया। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पचा नहीं पा रही, ये इनके प्रवक्ता की भाषा से देखा जा सकता है। इनको ये नहीं मालूम संविधान क्या कहता है। संविधान और कानून ये कहता है, हरियाणा की जनता का जनादेश लेकर के ये सरकार बनी है। हम 5 साल के कार्यकाल में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और फिर चुनाव में जाएंगे, फिर जीत कर आएंगे। इनको अवसर नहीं देने वाले हैं। इनको इतनी बेचैनी हो रही है कि हम हाथ खड़े कर दें, हम छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? नकारापन आपका। आपने गेस्ट टीचर हो, कंप्यूटर टीचर हो, तमाम तरह की श्रेणियां, जेबीटी टीचर्स हो, जो नाम आपने हमारे ऊपर डाल दिए कि उनको हमने उत्पीड़न किया, इस प्रदेश की जनता जानती है, इन श्रेणियों के कर्मचारी जानते हैं कि वो अगर आज सड़कों पर हैं और कुछ लोग घरों में बैठे हैं तो इनकी सरकार के करतूतों के कारण बैठे हैं। तो अपने पापों के कारण ये हमको कहते हैं कि हम मैदान छोड़ दें। हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे माफी के साथ चौहान साहब आपको और सब लोगों को रोकना होगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। पदम सिंह जी, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? पदम सिंह जी। हाँ जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपसे भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए इस बड़ी बहस में। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।